Good afternoon. Today's topic is bone marrow transplantation. First we can see what is bone marrow. Bone marrow मेनली वो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे जो है लार्ज बोन्स के कोर्स के अंदर होते हैं, और उसके अलावा जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स को बनाने में या फिर जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम से उन्हें सपोर्ट करने में हेल्प करता है बोन मैरो. वी कैन सी व्हाट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग जो है डिजीज़ कंडीशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल जो है लाइक कैंसर, ल्यूकीमिया, उसके अलावा जो है इम्यून या फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मेनली वो होता है कि जो हमारे अनहेल्दी ब्लड सेल फॉर्मिंग सेल्स जो है उनको हम लोग रिप्लेस करते हैं हेल्दी वंस के साथ, जिसके अंदर हम लोग जो है प्रॉपर मैचिंग डोनर्स और ढूंढकर हम क्या करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ही स्टेम सेल्स भी होता है. स्टेम सेल्स जो होता है वो एक तरीके से इमेच्योर सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनके जो है ग्रोथ और के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्टेम सेल्स जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उनके सोर्सेज जो है 3 हैं. फर्स्ट इज़ पेरिफेरल ब्लड मैरो. पेरिफेरल ब्लड होता है, उसके अलावा बोन मैरो होता है, और लास्ट इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द स्टेम सेल कलेक्शन, क्योंकि उसके अंदर जो होता है हम लोग आजकल जो है न्यू टेक्निक्स है जिसके अंदर बेबी के बर्थ के बाद ही हम लोग क्या करते हैं स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना शुरू कर देते हैं. तो ये जो है ईजी होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल को लेकर प्रिजर्व करना. तो स्टेम सेल जो है मेनली अम्बिलिकल कॉर्ड से मैक्सिममली यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो लोग लेकर उसे ट्रांसफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं. अगर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना तो उसके कुछ इंडिकेशन है वो क्या क्या है देख लेते हैं. ल्यूकीमिया, कैंसरस जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. कैंसर्स कंडीशंस के अंदर, नॉन कैंसर्स के अंदर लाइक इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो गए या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, ये जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं इन सब के अंदर हम लोग जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले हमें कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं जिसके बाद ही हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग होता है. फर्स्ट प्रोसेस जो होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनिंग फेज़. कंडीशनिंग फेज़ का मतलब यह है कि हम पेशेंट की बॉडी को जो एक तरीके से न्यूट्रिटिव तरीके से करते हैं, तो उसके अंदर हमें 7 to 10 डेज़ लगते हैं, जिसके अंदर हम हाई कीमो मेडिसिन देकर या फिर रेडिएशन थेरेपी देकर और सब क्या करते हैं हम पेशेंट को बॉडी को एक तरीके से प्रिजर्व करते हैं, पेशेंट की जो बॉडी जो है उसे कंडीशन करते हैं, न्यूट्रीट करते हैं ताकि वो उसके प्रोसीजर को स्टार्ट हो. नेक्स्ट हम क्या करते हैं उसके बाद जैसे ही हम हाई कीमो मेडिसिन को दे देते हैं तो उसके बाद हम लोग स्टेम सेल्स जो है उसे इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, जिसके अंदर जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम टाइम उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लेते हैं. जितना वॉल्यूम हम लोग उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उतने ही उसका अकॉर्डिंग ही हम लोग टाइम पीरियड सेट करते हैं कितने टाइम्स के अंदर हमें उसे इन्फ्यूज़ करना है. नेक्स्ट इज न्यूट्रोफेनिक फेज़. न्यूट्रोफेनिक फेज़ के अंदर जो होता है जब हम लोग जो स्टेम सेल्स या फिर जो है बोन मैरो पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि एक तरीके से इनएक्टिव होता है बॉडी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफेनिक फेज़, जो कि 2 to 4 वीक्स का होता है. उसके बाद एनग्राफ्टमेंट फेज़ आता है जो कि कुछ वीक्स का होता है, जिसके अंदर ये धीरे धीरे एक्टिव होता है और आपकी बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस के साथ ये क्या करना शुरू करता है, एक्टिव होना शुरू होता है. धीरे धीरे अपनी इम्यून एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे कि बहुत सी डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है. पोस्ट एनग्राफ्टमेंट के अंदर ये होता है कि ये लास्ट मंथ्स तक या फिर ईयर्स तक लास्ट रहता है ये पीरियड, जिसके अंदर ये धीरे धीरे अपने जो है पावर्स को, अपनी जो है टॉलरेशन पावर्स और सबको इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर, और स्टेम सेल्स जो होता है धीरे धीरे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बाकी डिजीज़ों से लड़ने में हेल्प कर सकता है. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं जिसके वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ ऑटोलॉगस, सेकंड इज़ एलोजेनिक. ऑटोलॉगस मतलब कि पेशेंट के ही बोन मैरो को लेकर हम लोग क्या करते हैं उसे मीन्स पेशेंट की बॉडी को हम लोग बोन मैरो को लेकर हम उसे प्रॉपर्ली कंडीशन कर कर कंसनट्रेट फॉर्म में बनाकर उसे ही बॉडी के अंदर वापस से इन्फ्यूज़ करना, उसे हम कहते हैं ऑटोलॉगस. एलोजेनिक मतलब कि जो है अटेंडेंट मीन्स कोई डोनर लेकर, डोनर की बॉडी से हम लोग बोन मैरो लेकर हम उसे पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं एलोजेनिक.
तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं इस प्रोसीजर के। फर्स्ट पेशेंट की बॉडी से हम लोग कलेक्ट करते हैं स्पेसिमेन को, बोन मैरो स्पेसिमेन को, और उसके बाद स्पेशल मीडियम के अंदर हम उसे कंसनट्रेट और सब कर हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम उस चीज़ का प्रोसेसिंग कलेक्शन के बाद हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं लेबॉर्ट्री में ले जाकर। हम उसे कंसनट्रेटेड या फिर उसे प्योरीफाई कर उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उन सबको ट्रीट कर हम उसे क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर ही न्यूली इन्वेंट वापस से उसे क्या करते हैं, रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। उस जो है बोन मैरो या फिर स्टेम सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फ्रोज़न फॉर्म के अंदर, और उसके बाद हम लोग पेशेंट को हाई कीमोथेरेपी मेडिसिन देकर या फिर रेडिएशन देकर, हम रेडिएशन देने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर इसको री इन्फ्यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोलोगस। एलोजेनिक के अंदर जो प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं, हम लोग डोनर ढूंढते हैं जो पेशेंट की जो है बोन मैरो के साथ मैच करें। उसके बाद उससे हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर कलेक्शन होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है उसकी बोन मैरो की लेबॉर्ट्री के अंदर, और उसे हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड या फिर प्रिपेयर करते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस के अंदर। क्रायो प्रिजर्वेशन होता है उस चीज़ का, जब तक हम उसे क्या करते हैं, फ्रोज़न फॉर्म के अंदर प्रिजर्व कर रखते हैं तब तक, जब तक हमें पेशेंट की बॉडी के अंदर उसे ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना होता। जैसे ही हमें ट्रांसफ्यूज़ करना होता है उस टाइम पे हम लोग पहले पेशेंट को कीमो मेडिसिन और रेडिएशन का हाई डोज देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। जिस तरीके से बाकी हर एक टेक्निक्स का जो है एडवर्स इफेक्ट होता है, इसका भी होता है। फॉर एग्जांपल अल्सर्स या फिर जीआई डिस्टर्बेंसेस होना शुरू होता है पेशेंट को जीआई सिस्टम के अंदर, रैशेस होने शुरू होते हैं फुल बॉडी के अंदर, हेयर लॉसेस, निमोनिया, जॉन्डिस, ये सब होने के चांसेस रहते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये जो पेशेंट होता है वो मेनली क्या करता है, एक तरीके से इम्यूनोसप्रेसिव होता है, तो इसे बहुत सी बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट, पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में पेशेंट का क्या क्या ख्याल रखना होता है, क्योंकि पोस्ट बोन मैरो ही मेन ख्याल रखना होता है पेशेंट का, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट की जो है इम्यून सेल्स और सब होता है वो बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं, और वो धीरे धीरे जो है इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उस टाइम पे हमें इनका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। 2 से 4 वीक्स के अंदर हमें बोन मैरो का जो है ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद जो है हमें उस पेशेंट का केयर करना होता है, और उस वीक के अंदर ही हम देख पाते हैं कि पेशेंट का क्या है, उसके ऊपर किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। उसके अलावा जो बोन मैरो रेसिपिएंट होता है उसे आइसोलेशन में रखा जाता है अटेंडेंट्स औरों से सबसे दूर, ताकि जो है कोई इन्फेक्शन ना हो सके। पेशेंट जो है मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे। हम उसके अलावा पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक, आईवी एंटीवायरल, एंटी फंगल और सब कुछ देते हैं, ताकि पेशेंट को जो है कोई भी डिजीज़ ना हो सके, बैक्टीरियल, फंगल और वायरल। उसके अलावा अगर इफ़ नेसेसरी देन ब्लड एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, ताकि जो है उसकी बॉडी के अंदर जो है ब्लीडिंग और सब कुछ भी ना हो रही है या फिर ना हो, तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। पेशेंट का डेली जो है ब्लड टेस्ट होना, जिससे कि जिसके अंदर सीबीसी, एलएफटी, केएफटी मेनली करवाया जाता है, ताकि हम लोग उसका रीनल, लिवर और जो है डब्ल्यूबीसी काउंट्स और पर टाइम टू टाइम हम लोग उसका ध्यान रख सकें। उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, उसकी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग और सब इन सब के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे हम लोग उसका भी ट्रीटमेंट साथ साथ करते हैं। तो बोन मैरो पेशेंट्स जो होते हैं मेनली ज़्यादा जो होते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है उन्हें, तो नर्सेस शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग देयर केयर। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद और प्री दोनों टाइम पे नर्सेस को बहुत केयरफुल होना होता है। तो दिस इज़ अबाउट द बोन मैरो। थैंक यू।